दोस्तों कहते हैं प्यार में लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन तब क्या हो जब किसी के प्यार का पागलपन 70 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ले। ये कहानी एक ऐसे पागल प्रेमी की जिसने सिर्फ एक लड़की के प्यार को पाने के लिए, एक खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक ऐसे रास्ते को चुना जहां पर 70 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। और इस प्यार का अंजाम ये हुआ कि उस प्रेमी के सिर को इसके शरीर से अलग करके हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। इस घटना के आज लगभग 135 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस खतरनाक प्रेमी का सिर आज भी एक जार में बंद करके रखा गया है। आखिर क्या वजह थी इसकी? आखिर क्यों उस शख्स की खोपड़ी उसके शरीर से अलग करके एक जार में बंद करके रखी गई? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है। ये घटना है साल 1886 की। उसी वक्त पुर्तगाल में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम डिएगो एल्विस है। एक बीमारी की वजह से डिएगो की मां की मौत हो जाती है। बेवक्त अपनी मां को मरता हुआ देख डिएगो बुरी तरह से टूट जाता है। डिएगो उस वक्त एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई की नौकरी कर रहा था, जहां से उसका रोज का खर्चा चल जाता था। मां की मौत के बाद डिएगो एल्विस बहुत ही अकेला हो गया और इसी बीच उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत लड़की से हो जाती है। लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर थी, जो हर रोज उसी रेस्टोरेंट में आती थी जहां डिएगो साफ सफाई का काम करता था। एक बार की बात है जब डिएगो बहुत हिम्मत करके उस लड़की से अपनी बात करने के लिए जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसके जैसे गरीब लड़के के लिए उस लड़की के पास कोई जगह नहीं। फिर क्या था, डिएगो के मन में अब एक ही बात दौड़ रही होती है, कैसे भी करके उसे अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए शायद वो खूबसूरत लड़की उसे मिल जाएगी। डिएगो किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता है। डिएगो दिमाग लगाता है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर कम समय में अधिक पैसे कमाए जा सके, जिसके बाद वो अमीर बन जाएगा और उस लड़की को इम्प्रेस करके उसे पा लेगा। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां एक प्रेमी दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा बन जाता है। डिएगो का दिमाग बड़ा शातिर था। उसने गजब का क्राइम प्लान तैयार किया। डिएगो पुर्तगाल के जिस शहर में रहता था उस जगह पर दूर दूर से किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए जाते थे। डिएगो ने उन लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। डिएगो से जुड़ी एक खतरनाक बात यह थी कि डिएगो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाता था जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं रहता था। यानी डिएगो ऐसे लोगों को निशाना बनाता जिसे अगर मार भी दिया जाए तो उसका घर परिवार या फिर दोस्त रिश्तेदार कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। डिएगो पहले दूर से आने वाले किसानों का इंतजार करता था, उसके बाद वो किसान से अनजान की तरह बात करना शुरू कर देता। दरअसल बात करते वक्त ये पता लगाने की कोशिश करता कि उसका घर परिवार या फिर बैकग्राउंड कैसा है। जब उसे पता चलता कि इसका बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है या फिर उसके परिवार में कुछ खास लोग नहीं है, तो वो उसे अपना निशाना बनाता। बातचीत करते करते वो उसी पुल के रास्ते से आगे बढ़ता और वहां पर उस किसान के साथ लूटपाट करने के बाद किसान को बिना चोट पहुंचाए पुल के ऊपर से धक्का देता। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से किसान की उसी वक्त मौत हो जाती थी। अधिकतर मामलों में तो डेड बॉडी बहकर बहुत आगे चली जाती थी और कभी कभी अगर किसी किसान की बॉडी किनारे लग जाती थी तो उस डेड बॉडी को देखने के बाद भी कुछ खास नहीं हो पाता था, क्योंकि किसान की डेड बॉडी के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिलता। और पुलिस छानबीन करने के दौरान ये करार देते थे कि उस आदमी ने सुसाइड किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं डिएगो कितना शातिर आदमी था। डिएगो के पास धीरे धीरे बहुत सारे पैसे हो गए, लेकिन अब उसके दिमाग से उस खूबसूरत लड़की का सुरूर खत्म हो चुका था और अब उसे उस खूबसूरत लड़की से ज्यादा पागलपन, अधिक से अधिक पैसे कमाने का हो गया। डिएगो आराम से किसी किसान के साथ लूटपाट करता और उसके बाद कुछ दिनों तक बैठकर खाता। जैसे उसे पैसों की कमी महसूस होने लगती, डिएगो एक बार फिर किसी किसान को अपना शिकार बना लेता। लगभग 6 महीने के भीतर उस खतरनाक आदमी ने लगभग 35 किसानों को अपना शिकार बना लिया था। इसी बीच उस ब्रिज के पास डेड बॉडी मिलने का सिलसिला भी पुलिस को परेशान कर रहा था। जब भी पुलिस को वहां डेड बॉडी मिलने की खबर आती, पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती, लेकिन कई दिनों की छानबीन करने के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिलता तो वो उसे सुसाइड करार दे देते थे। दरअसल इसके पीछे का कारण क्या था? उन दिनों पुर्तगाल में बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी का माहौल चल रहा था। यही वजह है कि पुर्तगाल में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई और बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे और वहां की पुलिस को लग रहा था कि शायद बेरोजगारी या फिर आर्थिक तंगी की वजह से इस आदमी ने सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन इधर डिएगो इसी बात का फायदा उठाकर एक के बाद एक लोगों की जान लेता जा रहा था। जब सुसाइड करने के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए तब पुलिस वालों ने उस ब्रिज को बंद करवा दिया। पुलिस वालों ने सोचा कि अगर उस पुल को बंद करवा दिया जाए तो वहां से कूदकर सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे पुर्तगाल की पुलिस ने उस पुल को बंद करवाया, डेड बॉडी मिलने का सिलसिला उसी दिन से बंद हो गया। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से अब तक लगभग 70 से ज्यादा किसान बेमौत मारे जा चुके थे।
लेकिन पुल के बंद हो जाने की वजह से डिएगो सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। उसका पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिसके बाद डिएगो ने एक नए रास्ते को चुना जो पिछले वाले से भी खतरनाक था। डिएगो ने सबसे पहले उस शहर में रहने वाले कुछ गुंडे मवाली जैसे लोगों को अपना दोस्त बनाया और उसके बाद डिएगो ने उन सभी गुंडे मवालियों को ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिया। अपने ग्रुप में 5 लोगों को ऐड करने के बाद अब वो ब्रिज पर लूटपाट करने की बजाय शहर के लोगों के घरों में घुसता, लूटपाट मचाता और घर में रहने वाले हर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता। घर के वो हर एक शख्स को मार दिया जाता ताकि कोई सबूत न बचे। क्योंकि घर में कोई भी जिंदा नहीं बचता था, इसलिए पुलिस को खबर भी 2 से 3 दिन बाद मिलती थी और तब तक डिएगो और उसकी टीम शहर छोड़कर बाहर निकल जाते। पुलिस वाले अब इस बात से परेशान थे कि सुसाइड के मामले बंद होते ये क्या नया मामला शुरू हो गया। पुलिस को शक हो चुका था कि कहीं न कहीं ये दोनों ही मामले आपस में जुड़े हैं। इन सभी वारदातों के बाद लगभग 4 साल बाद वो दिन आया जब डिएगो के पाप का घड़ा भरने वाला था। उस दिन डिएगो ने एक डॉक्टर के घर को अपना निशाना बनाया। अच्छी बात यह थी कि उस दिन डॉक्टर अपने घर पर नहीं था, लेकिन अफसोस कि उसके घर पर बच्चे और पत्नी सहित 4 लोग मौजूद थे। डिएगो और उसकी टीम ने सभी लोगों को मार दिया और घर में भयंकर लूटपाट की। सब कुछ लूटने के बाद डिएगो जैसे ही वहां से निकला, वहां पर डॉक्टर पहुंच गया। डॉक्टर ने देखा अभी अभी उसके घर वालों की हत्या हुई है। उसने तुरंत पुलिस को इस बात की खबर दे दी। पुलिस वालों ने तत्काल प्रभाव से पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। पुलिस वाले इतने मुस्तैद हो गए कि शहर से निकलने और शहर से आने वाले हर लोगों की तलाशी ले रहे थे। डिएगो बहुत ही बेखौफ होकर वहां से निकल रहा था और जैसे ही वो हर बार बच जाता था, इस बार भी बच जाएगा उसने सोचा, लेकिन तलाशी के वक्त डिएगो पकड़ा जाता है। उसके पास से लूटी हुई चीजें बरामद हो जाती है। पूछताछ के वक्त पता चलता है उसकी टीम में 5 लोग जो थे वो सभी छोटे मोटे चोर थे, जिनका नाम कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में पहले से ही मौजूद था। लेकिन डिएगो नाम का आदमी बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाला था, जिसका नाम क्राइम लिस्ट में पहले कभी नहीं आया। जब उससे पूछताछ की गई तब खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि पूछताछ के बाद पता चला कि वो पिछले 4 साल से ऐसा कर रहा है और सिर्फ उस ब्रिज के ऊपर ही 70 किसानों को मौत के घाट उतार दिया उसने। उसका अपराध इतने खतरनाक थे कि कोर्ट ने डिएगो को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। उस खूंखार अपराधी या फिर गए उस खूंखार प्रेमी के साथ अभी कुछ और भी होना बाकी था। उसी वक्त ऑस्ट्रिया में एक वैज्ञानिक था जो मस्तिष्क विज्ञान का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था। मस्तिष्क विज्ञान को अंग्रेजी में फ्रेनोलॉजी कहते हैं। वो वैज्ञानिक तरह तरह के क्राइम करने वाले मस्तिष्क पर शोध करना चाहता था। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मरने के बाद अपने मस्तिष्क को यानी अपनी खोपड़ी को अपनी इच्छा अनुसार उस वैज्ञानिक को डोनेट कर देते थे। लेकिन इस बार ऑस्ट्रिया के उस वैज्ञानिक को डिएगो के दिमाग पर शोध करना था। कितना खतरनाक हत्यारा का दिमाग किस तरीके से काम करता है। उस वैज्ञानिक का नाम फ्रांस जोसेफ था। उस वैज्ञानिक ने पुर्तगाल के अधिकारियों से बात करके जैसे ही डिएगो को फांसी दी गई, उसके तुरंत बाद उसके सिर को काट कर अपने साथ ले गया। वैज्ञानिक एक लंबे समय तक डिएगो की खोपड़ी पर तरह तरह के रिसर्च करता रहा और बताया कि एक हत्यारे का दिमाग किस तरीके से काम करता है, एक हत्यारे का चेहरे के बनावट कैसे होता है। लेकिन बाद में उस वक्त के और भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने उस वैज्ञानिक के सभी स्टेटमेंट को ये कहकर खारिज कर दिया कि जोसेफ ने ये भी तथ्य बताए कि वे सभी संतुष्ट करने लायक नहीं थे। जिसके बाद उस वैज्ञानिक ने लिक्विड नाइट्रोजन से भरे एक जार के अंदर डिएगो की खोपड़ी को हमेशा के लिए कैद करके रख दिया। उसका मानना है कि भविष्य में और भी वैज्ञानिक आएंगे जो फ्रेनोलॉजी की दुनिया में और भी बड़े बड़े काम करते हुए उस हत्यारे के दिमाग पर रिसर्च करेंगे और मस्तिष्क विज्ञान की दुनिया में तरह तरह के तथ्य सामने आएंगे। यही वजह है कि पुर्तगाल के उस खतरनाक हत्यारे की खोपड़ी आज भी ऑस्ट्रिया के एक लैब के अंदर जार में कैद है। वैसे क्या उस खूंखार अपराधी के साथ यही होना चाहिए था या फिर इससे भी कुछ ज्यादा? आप अपनी राय कमेंट में देना। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।